देखा जाए। आज की क्लास में समरी देखेंगे द अर्थ का। द अर्थ चैप्टर का समरी हम लोग देखेंगे। और समरी के विषय में बताए थे कि आजकल जो समरी है वो बहुत ही छोटा लिखवाया जा रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि जब इसको लिख रहे थे और जब आप लोग लिखे भी तो आपको ये समझ में आया होगा कि उस कहानी का जितना भी पार्ट था, जितना भी हिस्सा था जो इम्पोर्टेंट था, वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड किया गया। एक भी ऐसा पार्ट नहीं है, एक भी ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है जो इसमें सम्मिलित न किया गया हो। राइटर के नेम से लेकर के और उस कहानी में घटित जितनी भी घटनाएं हैं सबको दर्शाया गया है। अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि समरी जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन समरी का मतलब कई बार बताए हैं कि 1/4 होना चाहिए। लेसन जितना है उसका कितना होना चाहिए? 1/4 यानी 1/4 भाग होना चाहिए। 100 में 25, 100 में कितना होना चाहिए? 25, मतलब 1/4 पार्ट में सारे लेसन को समराइज कर देना। तो ये बड़ा थोड़ा सा हो जाता है। और आजकल जो है वो हम देखते हैं बच्चा लेकर के आता है छोटा छोटा समरी, 10 लाइन 12 लाइन का। तो इसको याद कीजिएगा, लिखिएगा तो आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं? लिखिएगा तो जो 10 लाइन याद किया है वो 10 लाइन लिखिएगा प्रॉपर। और आप लोग अगर बड़ा लिखिएगा तो नंबर तो फिक्स है कि मिलेगा, कटेगा नहीं, ठीक है? तो द अर्थ, और द अर्थ जो है वो इस साल का गेस क्वेश्चन रहेगा हमारी तरफ से, ठीक है? द अर्थ गेस क्वेश्चन रहेगा, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये 2023 के लिए गेस क्वेश्चन है। समरी जो आता है लिखने के लिए उसमें हो सकता है कि ये आए, ये गेस क्वेश्चन है द अर्थ, ठीक है? अब तो आप फाइनल एग्जाम देने जाइएगा तब ना पता चलेगा, लेकिन हमारी तरफ से ये गेस क्वेश्चन है, ये आएगा। 4 या 3 या 4 जो है वो आता है, उसमें से किसी एक का लिखना होता है समरी। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं समरी की। इस लेसन में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में। द अर्थ इज़ अ रिमार्केबल स्टोरी। द अर्थ जो है वह एक विस्मरणीय कहानी है। रिटन बाई H.E. बिट्स, जो लिखा गया है H.E. बिट्स के द्वारा, है ना? जो लिखा गया है H.E. बिट्स के द्वारा। द अर्थ एक रिमार्केबल स्टोरी है, रिटन बाई H.E. बिट्स, जो लिखा गया है H.E. बिट्स के द्वारा। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ इंग्लैंड। यह इंग्लैंड के महानतम लेखकों में से एक है। यह इंग्लैंड के महानतम लेखकों में से एक हैं। ही इज़ वेल नोन एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। ही इज़ वेल नोन, यह अच्छे तरीके से जाने जाते हैं एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कथाकार के रूप में। ये लघु कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फार्मर। यह कहानी जो है वह एक किसान के विषय में है। एंड हिज सन, और उसके बेटे के विषय में है और उसके पुत्र के विषय में है। ये कहानी किसके विषय में है? एक किसान के विषय में है और साथ ही साथ उसके पुत्र के विषय में है। बेंजी, जिसका नाम क्या था? बेंजी। बेंजी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। बेंजी ही जो है वो इस कथा का, वो इस कहानी का मुख्य किरदार है, मेन कैरेक्टर है। हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, जो प्रतीत होता है एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति। बेंजी कैसा प्रतीत होता है? एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। इट डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, और यह कहानी सूचित करती है, यह कहानी इंगित करती है द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता के आलसीपन को, एंड ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिकनेस ऑफ दियर सिंपल माइंडेड सन, जिसके कारण उनके बेटे के दिमाग में जो है वो स्वार्थीपन भर जाता है, और कनिंगनेस मतलब धूर्तता भर जाती है, ऑफ दियर सिंपल माइंडेड सन, उनके साधारण दिमाग वाले बेटे में। हु फाइनली ड्राइव्स देम, जो उन्हें अंत में छोड़ आता है, अवे फ्रॉम दियर होम, उनके घर से बाहर, उनके घर से बाहर तक उन्हें छोड़ आता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे का लालन पालन सही से नहीं करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा स्नेह देते हैं। इतना स्नेह देते हैं कि अगर वो कुछ गलती भी करता है तो वो सोचते हैं कि ये तो एक सिंपल माइंडेड सन है और इससे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये ऐसा ही करेगा। उसकी गलतियों को भी अनदेखा कर दिया जाता है। यही कारण बनता है कि उसके बेटे के अंदर सेल्फिशनेस आ जाता है और कनिंगनेस आ जाता है, यानी कि स्वार्थीपन आ जाता है, और क्या आ जाता है? धूर्तता आ जाती है। और यही कारण बनता है कि उनके बेटे के दिमाग में जब ये दोनों चीज़ें घर कर जाती हैं तो हु फाइनली ड्राइव्स देम, वो अंत में उन्हें दूर ले जाता है, अवे फ्रॉम दियर होम, उन्हीं के घर से। उनके घर से उन्हें कहाँ लेकर के चला जाता है? दूर ले जा कर के छोड़ देता है कि अब आप लोग वहीं रहें। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो हुआ अबाउट द राइटर। अब हम लोग देखेंगे कहानी के
पहले पैराग्राफ के विषय में जिन चीज़ों को समराइज किया गया है उसको। जॉनसन वाज अ टीनेज फार्मर। जॉनसन जो है वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय किसान है। वो बहुत बड़ा किसान नहीं है बल्कि मध्यम वर्गीय किसान है। टीनेज फार्मर है। ही हैड अ प्लाउ, उसके पास एक हल है। अ कार्ट, एक कार्ट है। टूल्स, औजार हैं। एंड अ मेयर, और एक घोड़ी है। ही हैड अ सन नेम्ड बेंजी, और उसका एक बेटा है जिसका नाम क्या है? बेंजी। जॉनसन का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? बेंजी है। ही वॉज अ सिंपल माइंडेड पर्सन, और बेंजी जो है वह एक सिंपल माइंडेड पर्सन है, वह एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति है। बेंजी एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति है। His parents had advised them to let him keep hens to feed the sense of responsibility. अब यहाँ ये बताया गया है कि he was a simple minded person, वह एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति है। His parents had advised them, और उसके पेरेंट्स जो है उसे सलाह देते हैं। वो तो डॉक्टर के सलाह पर उसके पेरेंट्स उसे सलाह देते हैं। तो क्या सलाह देते हैं? टू लेट हिम कीप हेन्स टू फीड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वह मुर्गी का पालन करे ताकि उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जग जाए, यानी उत्तरदायित्व निभाने का भाव उसके अंदर जागृत हो जाए। बेंजी के अंदर जो साधारण दिमाग का व्यक्ति है, जो एकदम सिंपल माइंडेड है, उसके अंदर उत्तरदायित्व का भाव जगाने के लिए कि व्हाट इज़ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से जीवन में उत्तरदायित्व को निभाया जाता है, इस भाव को व्यक्त करने के लिए, इस भाव को जागृत करने के लिए उसके अंदर उसके माता पिता ने डॉक्टर की सलाह पर उसे सलाह दिया क्या करने के लिए? मुर्गी पालन करने के लिए, ताकि उसके अंदर कम से कम फीडिंग का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जग जाए कि मुर्गियों को समय से दाना पानी देना है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। बेंजी केप्ट हिज हेन्स, बेंजी जो है वो अपनी मुर्गियों को रखता है इन अ वायर क्रॉप, वायर क्रॉप में, यानी तार का जो घरौंदा होता है, उसका जो घर होता है उसके अंदर वह मुर्गियों को रखता है। विच हैज़ हिज फादर मेड, जो इसके पिता ने बनाया एट द बैक ऑफ द हाउस, घर के पिछवाड़े। घर के पिछवाड़े मुर्गियों के रहने के लिए जो तार से जो बाड़ा बनाया गया था उसमें वह मुर्गियों को रखता था, और ये तार का जो बाड़ा था वो किसने बनाया था? बेंजी के पिताजी ने बनाया था। ही फेड द हेन्स सिंपली, वह साधारण तौर पर मुर्गियों को फेड करने लगा यानी भोजन देने लगा। अ हेन इज अ सिंपल क्रिएचर, मुर्गी जो होती है वो एक साधारण जो है वो क्रिएचर होती है। विच थ्राइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, जो कम देख रेख में ही जनसंख्या का क्या कर देती है? मतलब जनसंख्या क्या करती है? बढ़ा देती है। ही अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ हेन्स, वह जो है समझ जाता है द बिजनेस ऑफ हेन्स, मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में। एंड स्टार्टेड टू सेल द एग्स, और प्रारंभ कर देता है अंडों को बेचना। वह मुर्गियों के बिजनेस को समझ जाता है और अंडों को बेचना क्या करता है? प्रारंभ कर देता है। तो मुर्गियों को जब वह रखता है, मुर्गियां अंडे देती हैं तो वो अंडों को क्या करता है? बेचता है। तो इससे वह बिजनेस को समझ जाता है कि व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ हेन्स, यानी मुर्गियों से क्या व्यवसाय किया जा सकता है। तो मुर्गियों से व्यवसाय यही किया जा सकता है कि अधिक से अधिक मुर्गियों को पाला जाए। सिंपल ट्रीटमेंट भी करेंगे तो वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाती रहेंगी, संख्या उनकी बढ़ती जाएगी, मुर्गियां अंडे देंगी, अंडों को बेचेंगे तो उससे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। वो सिंपल सा ये बिजनेस समझ में आ गया उसके, और वो इसे समझ भी गया। नेक्स्ट इसके आगे जो है वो कहानी के नेक्स्ट पार्ट को ऐड करेंगे, और वहाँ हम देखते हैं कि ये जो मुर्गी पालन की प्रक्रिया है वह धीरे धीरे क्या होती है? आगे बढ़ती है, और उसका मन उसी में लग जाता है। तो एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय गुजरा, बेंजी बिगेन टू कीप मोर हेन्स एंड सेल मोर एग्स, बेंजी अधिक से अधिक मुर्गियों को रखने लगा और अधिक से अधिक अंडों को बेचने लगा। समय जैसे बीतता गया वैसे ही उसके पास मुर्गियों की संख्या भी बढ़ती गई, और साथ ही साथ अंडों की संख्या बढ़ती गई, तो वो अंडों को भी क्या करने लगा? बेचने लगा। द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम, द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम, जो पैसा है वह धार्मिक रूप से उसके नाम से बैंक में जाने लगा यानी जमा होने लगा। नाउ ही हैड बिकम द लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्मर इन द साइड ऑफ द टाउन, और अब वह शहर के उस छोर का सबसे लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्मर बन गया, यानी सबसे बड़ा मुर्गी पालक बन गया शहर के उस छोर का। ही हैड एम्प्लॉयड पीपुल टू हेल्प हिम, और अब उसके पास एम्प्लॉयड पीपुल है क्या करने के लिए? मदद करने के लिए, काम करने के लिए। वन ऑफ द पीपुल वाज फ्लोरेंस, और उसी में
एक जो एम्प्लॉय थी वो कौन थी? फ्लोरेंस थी। याद आया? फ्लोरेंस, फ्लोरेंस ही है जो मती मार दी थी इसका, है कि नहीं? इसी से न मती मारा गया था इसका, फ्लोरेंस से ही शादी ये किया था। और फ्लोरेंस ही थी जिसके कांटेक्ट में आने के बाद पहली बार इसकी रुचि मुर्गियों के अलावे किसी अन्य चीज़ में भी जगी। ठीक है, तो वन ऑफ द पीपुल वॉज फ्लोरेंस, उन्हीं में से एक जो थी वो कौन थी? फ्लोरेंस थी। सी वॉज एन अगली गर्ल, वह एक कुरूप लड़की थी। वह एक कुरूप लड़की थी, मतलब वह जो है अच्छी लड़की नहीं थी, सुंदर लड़की नहीं थी। ही वॉज एन अगली गर्ल, वह एक कुरूप लड़की थी। विथ हैवी लेग्स, उसके पाँव जो थे वो क्या थे? भारी थे, यानी उसके पाँव मोटे मोटे थे, भारी थे उसके पैर। बेंजी मैरिड विथ फ्लोरेंस, बेंजी जो है वो फ्लोरेंस के साथ शादी करता है। अगेंस्ट द विल ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर के। अगेंस्ट द विल ऑफ हिज पेरेंट्स, अपनी माता पिता के विरुद्ध जाकर के बेंजी मैरिड विथ फ्लोरेंस, बेंजी जो है वो फ्लोरेंस के साथ शादी कर लेता है। जॉनसन वॉज अ मैन, जॉनसन जो है वो आदमी है विथ क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ थिंकिंग, जिसके पास शांत चित्त से सोचने का उपहार है। यानी वह बोलता कम है, बस वो क्या करता है? सोचता। करता कम है, वह अधिक से अधिक क्या करता है? सोचता है। वो उसे उपहार स्वरूप मिला हुआ है, वो कभी मेहनत ही नहीं किया है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जॉनसन वॉज अ मैन विथ क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ थिंकिंग। जॉनसन वह एक आदमी था विथ क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ थिंकिंग, जिसके पास सोचने की कला थी। सी स्ट्रगल लाइक अ मैन चेंज्ड बाय बैड लक, और वह इस प्रकार से संघर्ष किया जैसे कि कोई आदमी बुरे भाग्य से जकड़ा हुआ हो। चेंज्ड हो यानी कि चेन से एकदम बंधा हुआ, यानी कि एकदम जकड़ा हुआ व्यक्ति हो बुरे भाग्य से, इस तरीके से वह जीवन में संघर्ष किया है। ही हैड रिटर्न द लैंड फ्रॉम सेंडर्स, ही हैड रिटर्न द लैंड फ्रॉम सेंडर्स ऑन अ ईयरली टेनेंसी फॉर 40 ईयर्स। वह अपनी भूमि को क्या करता है? रिटर्न करता है। किसको? तो सेंडर्स को। ऑन अ ईयरली टेनेंसी ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल के लिए, 40 साल के लिए वह अपनी भूमि को किसे दे देता है? सेंडर्स को देता है। द लैंड वॉज बॉट बाई बेंजी, लेकिन वही भूमि का टुकड़ा पुनः किसके द्वारा खरीदा जाता है? बेंजी के द्वारा खरीदा जाता है। अब सारा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, नहीं तो और बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बस अब ये चीज़ बताया गया कि नहीं, जो जॉनसन है उसने 40 वर्ष के लिए जो है वो भूमि को किसको दे दिया? सेंडर्स को दे दिया। लेकिन सेंडर्स को दे दिया तो भूमि जब लेने की बारी आई तो इसके पास पैसा नहीं था कि वह भूमि ले। तो भूमि लेने का कार्य किसने किया? बेंजी ने किया। तो बेंजी ने क्या किया था? तो he had returned the land from Sanders on a yearly tenancy for 40 years. The land was bought by Benji. जो भूमि है वह बेंजी के द्वारा खरीद लिया गया। With the arrival of Florence, फ्लोरेंस के आने के बाद, as Benji's wife, बेंजी की पत्नी के रूप में। भाई धनवंतरी है तभी ना, मान लो कि जैसे ही शादी हुआ वैसे ही जमीन ले लिया वापस। मान लो कि किसी का शादी हो रहा है, अब कोई नई लड़की जो है वो घर में प्रवेश की, तो घर में प्रवेश किया एक धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगी, तब तो सब लोग जो है उसको क्या कहते हैं कि तो लक्ष्मी आई बड़ी भाई, हमने के धन संपत्ति का होता बढ़ता। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नई नई जो दुल्हन आई है उसके आने से धन संपत्ति में बरकत हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का प्रतीक है। और जहाँ अगर कोई उसको कुछ बोलता है तो बूढ़े लोग एकदम डंडा उंटा उठा लेते हैं कि इसको कुछ मत बोलो। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फ्लोरेंस भी आई तो काम अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन फ्लोरेंस ही है जो मेन गेम खेलती है। याद है ना? फ्लोरेंस ही है जो घर का आबो हवा क्या कर देती है? एकदम गर्म कर देती है। जो घर का हवा है वो एकदम चार्ज हो जाता है। वे लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। घर के 4 लोग चैन से नहीं रहते हैं। देखने में तो घर एक जैसा था, लेकिन वो घर एक ही जैसा था, बस कहने के लिए, देखने के लिए घर एक जैसा था, उसमें रहने वाले लोग तो बट चुके होते हैं। बताए थे ना? अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लोरेंस के आने के समय जो है वो बेंजी ज़मीन को क्या कर लेता है? बेंजी जो है वो ज़मीन को खरीद लेता है। द एयर इन द हाउस बिकम चार्ज, जो घर की आबो हवा है वो गर्म हो जाती है डीपली, बहुत ही अंदरूनी ढंग से। विथ एंटोगोनिज्म, यानी कि प्रतिद्वंदात्मक रूप से, एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता। घर की आबो हवा एकदम गर्म हो जाती है। द 4 men वर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर्स, 4 आदमी अधिक से अधिक एक दूसरे को दरवाजों तक सीमित रखने लगे, यानी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। कोई भी आता था तो सीधा अपने रूम में घुस करके दरवाज़ा बंद। तो वो 4 आदमी चैन से नहीं रहते थे, बल्कि चारों आदमी ने,
यही यहाँ पर लिखा गया है कि द 4 men वर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर्स, यानी 4 मैन अपने आप को सीमित कर लेते थे दरवाजों तक ही। बेंजीज पेरेंट्स हैड बिकम ओल्ड, बेंजी के जो माता पिता हैं वह बूढ़े हो गए हैं। एंड हेल्पलेस, और असहाय हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए हैं। दे हैड नो वे ऑफ अर्निंग मनी, उनके पास कोई तौर तरीका नहीं है पैसा कमाने का। एट लास्ट, अंतिम में बेंजी ड्रॉप देम डाउन इनटू द टाउन, अंतिम में बेंजी उन्हें शहर में छोड़ आता है। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, वह नहीं समझ पाता है अफेक्शन यानी प्रेम के भाव को। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ पाता है द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, प्रेम के भावना को, प्रेम के भाव को, प्रेम के अर्थ को। ही बिहेव लाइक अ चाइल्ड, वह एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। विथ क्रूएल सिंप्लिसिटी, जिसकी साधारणता में निर्दयतापन छुपा हुआ है, यानी देखने में साधारण है लेकिन एक नंबर का निर्दयी और धूर्त आदमी है। इस तरह का जो है वो बेंजी आदमी है। और ये चीज़ लास्ट में क्लियर होता है कि बेंजी आखिर क्यों शांत था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सारे लैंड को ऑक्युपाइड करने के बाद, सारे लैंड को ऑक्युपाई करके और वहाँ पर बाड़ा बनाने के बाद मुर्गियों को रखने के लिए, अंत में जब उसके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वो क्या करता है, शहर में छोड़ देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज की पीढ़ी, ये तो कहानी बहुत पहले की है, तो आज की पीढ़ी भी कुछ इस तरह का काम करती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें सभ्यता और संस्कृति में बंधे रहना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और गुरु जी की भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो सुझाव दिया जाए वो मानना चाहिए और साथ ही साथ अपने माता पिता के किए गए उपकारों का कभी भी जो माता पिता आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं, जो माता पिता अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं आपके लिए, अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं को दबा करके और आपके सपनों को पूरा कर रहे हैं, उनको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी दुख देना नहीं चाहिए। समझ में आया? और अंतिम समय तक उनका साथ देना चाहिए, ये नहीं कि वो बूढ़े हो जाएं तो बेंजी की तरह छोड़ आना चाहिए। समझ में आया? तो आज के समरी में केवल इतना ही, इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर। ठीक है? ठीक।